गुजरात में बिपरजॉय तूफान से 23 लोग हुए घायल, 24 पशुओं की हुई मौत। अब राजस्थान की ओर बढ़ रहा बिपरजॉय। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को मिली बड़ी सफलता। सेना के जवानों ने 5 आतंकियों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने चलाया था सर्च ऑपरेशन। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा। उपद्रवियों की भीड़ ने केंद्रीय राज्य मंत्री राजकुमार रंजन का फूका घर। पेट्रोल बम से किया उपद्रवियों ने हमला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में कई विकास परियोजनाओं का किया निरीक्षण। साथ ही अधिकारियों से भी की मुलाकात। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। और अपराधियों को लेकर सख्त हुए सीएम हेमंत सोरेन। कहा, अपराध नियंत्रण में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपराध के मुख्य कारण पता करने पर की गई चर्चा। नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर बता दें, राजनीति, बड़ी राजनीति को लेकर ये खबर। सीएम योगी से मिले ओम प्रकाश राजभर। आपको बता दें, वाराणसी के सर्किट हाउस में ये मीटिंग हुई। करीब 25 मिनट तक चली दोनों की बैठक। इसके साथ ही सीएम ने अरुण राजभर को शादी की बधाई भी दी। लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन के कहीं ना कहीं इस मुलाकात को लेकर संकेत माने जा रहे हैं, क्योंकि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का सीएम योगी से मिलना कहीं ना कहीं एक गठबंधन के संकेत माने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में 25 मिनट तक इन लोगों की बातचीत चली और क्या कुछ बातचीत हुई है वो काफी अहम हो जाती है। फिलहाल 25 मिनट की इस बातचीत में कहीं ना कहीं जो संकेत माने जा रहे हैं वो साफ तौर पर गठबंधन को लेकर माने जा रहे हैं। भीम मनोहर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। मनोहर, साफ तौर पर राजभर का सीएम योगी से मिलना और 25 मिनट बातचीत चलना कहीं ना कहीं गठबंधन के संकेत हैं। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल जावेद, मैं आपको बता दूं कि रात सर्किट हाउस में सीएम योगी और राजभर के बीच में मुलाकात हुई थी और मुलाकात के बाद इस तरीके के संकेत मिले थे कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों पार्टियों में गठबंधन हो सकता है। अगर ये गठबंधन होता है तो काफी हद तक फायदा जो होगा वो भाजपा को होगा। जी जावेद, सर्किट हाउस में ये बातचीत हुई और ऐसे में 25 मिनट ये बातचीत चली। चूंकि अगर सुभाषपा प्रमुख और ओपी राजभर की बात करें तो वो अपने बयानों को लेकर, राजनीति को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं, लेकिन अचानक से सीएम योगी के साथ ये मुलाकात, क्या समझा जाए? 2024 में लोकसभा चुनाव में नजर आ सकते हैं दोनों। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो स्वदेव पार्टी के अध्यक्ष हैं राजभर जी, वो मतलब अपने बयानों के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन वो समय के हिसाब से पलटते हैं। वो भी अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है या बड़ी बात कही जाए। आपको बता दें कि पिछली बार उनका सापा से गठबंधन था तो सापा का भी अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन अब जो भाजपा से अगर गठबंधन हो जाता है तो कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा होगा। आपको ये भी जानकारी दे दूं, जिस तरीके से ये गठबंधन की नींव अगर हो जाता है तो नींव कह सकते हैं इसे, क्योंकि ओपी राजभर की यहाँ एक शादी थी जिसमें सीएम योगी को जाना था, लेकिन सीएम योगी किसी वजह से फंक्शन में नहीं पहुंच पाए। फिर उसके बाद उन्होंने अपने जो सलाहकार है अवनीश कुमार जी, उनके द्वारा एक संदेश भेजा था। उसके बाद से ये पूरी राजनीति एक नए सिरे से शुरू हो गई। जी जावेद, चूंकि मनोहर, यूपी की राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ी खबर है और ऐसे में ये मुलाकात काफी अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि विपक्ष एक तरफ जो है वो लोकसभा चुनाव पर उसकी नजरें जो है वो टिकी हुई हैं गठबंधन को लेकर, ताकि किस तरह से सत्ता पक्ष को हराया जाए। लेकिन राजभर का सीएम योगी से मुलाकात करना कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए क्या संकेत माने जाए? देखिए, राजभर है वो फायदे की राजनीति कर रहे हैं। पिछली बार जब उन्होंने गठबंधन किया था सापा से तो उन्हें सीधा राजनीतिक लाभ लेना था, लेकिन वो जितना उन्होंने सोचा उस हिसाब से वो बात नहीं हो पाई। लेकिन अब जिस तरीके से इस समय भाजपा की लहर है और अधिकतर जो देश के राज है वहां पर भाजपा का कब्जा है, तो ऐसे में राजभर ये चाहते हैं अगर यूपी में भी लोकसभा में अच्छा बेहतर प्रदर्शन होता है तो उनकी पार्टी को कुछ अहम पद मिलेंगे। इसके मद्देनजर वो शायद गठबंधन की बात सोचते हैं। जी बिल्कुल मनोहर, बिल्कुल आपने सही कहा। फिलहाल तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या गठबंधन होता है या फिर गठबंधन होता भी है तो आगे क्या कुछ जो है चीजें निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।
और चलिए इसी बीच बिपरजॉय तूफान को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर अरब सागर में 10 दिनों तक छाए रहने के बाद बादल छाए रहेंगे। आपको बता दें चक्रवात बिपरजॉय गुजरात के कच्छ में जखाऊ और बंदरगाह से टकरा गया है, जिसके बाद चक्रवात के कारण कच्छ और सौराष्ट्र तटों के आसपास तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। ऐसे में आपको यह भी बता दें कि राजस्थान में भी बारिश हो सकती है, चूंकि बिपरजॉय तूफान कल ही राजस्थान में अपनी दस्तक दे चुका है। वैज्ञानिक आईएमडी महंती ने बताया कि बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान रात समुद्र तट को पार कर चुका है। अभी यह गंभीर चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हुआ है। चक्रवात के और कमजोर होकर चक्रवाती तूफान होने की संभावना है। शाम तक यह और कमजोर हो जाएगा। अभी पूरे गुजरात में बारिश होगी। गुजरात में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको यह बता दें कि एनडीआरएफ के जवानों ने कच्छ के लखपत में सड़क पर गिरे पेड़ों को हटाने का जो है काम किया, और ऐसे में एनडीआरएफ की ओर से बताया गया है कि गुजरात में बिपरजॉय की वजह से 23 लोग घायल हुए हैं और 24 पशुओं की मौत हो गई। चक्रवात के आने से पहले 2 लोगों की जान भी चली गई थी। तो लगातार जो बिपरजॉय तूफान है उसका कहर देखने को मिल रहा है। ऐसे में गुजरात में सबसे ज्यादा इसका कहर देखने को मिल रहा है। अभी जो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म था वो अभी क्रॉस कर चुका है कोस्ट, एंड उसका मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट वर्ड था, एंड उसका स्पीड था 115 किलोमीटर पर आवर टू 125 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 135 किलोमीटर पर आवर। जब वो क्रॉस किया है उसका विंड स्पीड ऐसे था, और वो क्रॉस किया है जखाऊ पोर्ट का 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। जखाऊ से ऊपर नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर दूरी में क्रॉस किया गुजरात कोस्ट को 10:30 से लेके 11:30 बजे रात को। और जो मूवमेंट अभी फिलहाल जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, अभी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में परिवर्तन हुआ है। अभी अगले मतलब नून तक, आज 12 बजे तक नून तक फिर फर्दर वीक होके साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का संभावना है, और शाम तक, इवनिंग तक वो डीप डिप्रेशन में वीक होके डीप डिप्रेशन में परिवर्तित होने का। तो गुजरात में बिपरजॉय तूफान का कहर जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में राजस्थान में भी अभी ये तूफान दस्तक दे चुका है। हमारे सहयोगी इसी खबर पर नरेश हमारे साथ जुड़ गए। नरेश, अभी ताजा हालात क्या कुछ बने हुए हैं? जी बता दूं कि जिस तरह रात को बिपरजॉय तूफान है जखौ तट से टकराने के बाद गुजरात में भारी नुकसान हुआ है। इसका असर कच्छ सौराष्ट्र के 8 जिलों में है। जगह जगह पे पेड़ और खंभे गिर गए तूफान के कारण। भावनगर में 2 लोगों की मौत हो गई है, और अभी ताजा जो फिलहाल जो तंत्र से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 25 से ज्यादा लोग उनको इंजरी हुई है। खास बताना चाहूंगा कि एक पुलिसकर्मी जो है, जो पुलिस स्टेशन, उनकी भी हार्ट अटैक से मौत हुई है, और जखौ में 2 पुलिसकर्मी है, उनका एक्सीडेंट भी हुआ था। भारी हवा के कारण, भारी बारिश के कारण वो अपनी जो गाड़ी है उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके कारण 2 पुलिसकर्मी भी इंजर्ड हुए हैं। और नलिया है, मुंद्रा है, काफी जगह के रोड है वो जो चौकअप हो गए, यानी बंद हो गए हैं। और खास करके बताना चाहूंगा कि अभी जो एनडीआरएफ की जो टीमें है वो रोड पे से पेड़ हटाने की कामगिरी वगैरह कर रही है, और जो गुजरात के होम मिनिस्टर है हर्ष संघवी, वो लगातार अपडेट ले रहे। यहाँ तक कि खास बात ये है कि खुद हर्ष संघवी है, वो जहाँ पे पेड़ गिरे हैं और कई मकान गिरे, वहाँ पे खुद मौजूद रहे के पूरी जो कामगिरी है उस पर नजर बनाए रखे। चूंकि नरेश, तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है बारिश लगातार हो रही है। ऐसे में कई घर जो है वो बारिश में डूब गए, गाड़ियां बारिश में डूब गई। ऐसे में जो एनडीआरएफ की टीमें हैं कहीं ना कहीं कड़ी मशक्कत के साथ वो काम में जुटी हुई हैं। लोगों का रेस्क्यू भी किया जा रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी भेजा जा रहा है। जी, खास करके बताऊंगा कि जो लोग, जहाँ तक लोगों की बात है, तो लोग तो जो शेल्टर होम वगैरह थे वहाँ पे सेफ जगह पे थे, लेकिन काफी कोई जगह ऐसी है जहाँ के शेल्टर होम के आसपास भी कोई दिक्कतें आई है। यानी भारी पवन के कारण शेल्टर होम वगैरह के आसपास के जो विस्तार थे वहाँ पे भी जो पेड़ वगैरह गिरे हैं। और खास करके बताना चाहूंगा
कि जिस तरह तंत्र है, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, पहले से तंत्र को ये पता था कि इतनी भारी संकट आने वाला है, उसके लिए तंत्र ने पूरी तैयारियां जो है कर ली थी। बिल्कुल नरेश, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम लगातार जो है पुरजोर काम करने में जुटी हुई है। ऐसे में लगातार रेस्क्यू टीम के द्वारा किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान की सीमा एलओसी से सटे कुपवाड़ा जिले के पास सुरक्षा एजेंसियों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गई। 5 आतंकी इस मुठभेड़ में मार गिराए गए। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के संयुक्त ऑपरेशन में इन आतंकियों को मार गिराया गया है। गुप्त जानकारी के आधार पर मिली जानकारी के मुताबिक सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया था और इसी ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने उन पर फायरिंग कर दी। सुरक्षा एजेंसियों और आतंकियों के बीच इस मुठभेड़ में 5 पाकिस्तानी आतंकी मार गिराए गए। आपको बता दें, सेना ने बीते दिन जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकी घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए नियंत्रण रेखा के पास से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किए थे। अधिकारियों ने बताया कि कृष्णा घाटी सेक्टर में तलाशी अभियान के दौरान यह बरामदगी हुई है, जिसमें स्टील कोर कारतूस और पाकिस्तान में बनी दवाइयां भी शामिल हैं। जम्मू में सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने कहा कि भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर में पुलिस के एक संयुक्त अभियान में सतर्क जवानों ने 14 और 15 जून की रात को कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया था। उधर बंगाल में हिंसा को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश खंडपीठ का जो फैसला आया है वो एकदम साफ है। जो फैसला आया है इससे बंगाल में राजनीतिक हिंसा खत्म हो जाएगी और लोकतंत्र रिस्टोर होगा। गांव की पंचायत, गांव का आदमी लोकतांत्रिक तरीके से ये पंचायत चुनाव कराएगा। अधिकारी ने बताया कि हमने कोर्ट के फैसले का सम्मान किया, लेकिन ये लोग मामले को इस मानने के लिए तैयार नहीं है। बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश खंडपीठ ने 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए राज्य के सभी जिलों में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के लिए आदेश दिए हैं कि 48 घंटे के अंदर राज्य आयोग को केंद्रीय बलों के लिए केंद्र से अनुरोध करना होगा। देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ वेस्ट बंगाल बीजेपी में पिटिशनर था। पहले जो जजमेंट आया था उसमें ऑनरेबल चीफ जस्टिस का बेंच स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स है जो वल्नरेबल है, जहां वायलेंस हो रहा था, वहां डिप्लॉयमेंट करने का बात बोला था। जस्टिस का खंडपीठ ने बताया था, उसमें एक भी पॉइंट में अमल नहीं किया और जुडिशियरी को इग्नोर करते हुए पिछले 48 घंटा 48 आवर्स बिता दिया। हम लोग फिर आज पिटीशन किया था। मैं सिंगल पिटीशनर था आज। वो पिटीशन का बाद जो जजमेंट शाम तक आ गया, वो बहुत क्लियर जजमेंट है। पूरा प्रदेश में ये पंचायत चुनाव को लेकर जो वायलेंस है, अब तक 4-5 आदमी का डेथ हो गया है। कम से कम hundreds of बीजेपी वर्कर एंड अपोजिशन वर्कर्स ये इंजर्ड हो गया है। 8 से 10 हजार पंचायत और पंचायत समिति दोनों टायर में नॉमिनेशन फाइल करने नहीं दिया। 40 से 50 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस पर कब्जा था गुंडा का। इसका बाद जो जजमेंट आया है, ये जजमेंट में बंगाल में पॉलिटिकल वायलेंस खत्म हो जाएगा।
उधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में अपराध नियंत्रण में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान सीएम सोरेन ने अधिकारियों से हत्या, डकैती, जबरन वसूली, चोरी, साइबर अपराध, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, SC/ST उत्पीड़न, अपहरण, पॉक्सो एक्ट, बलात्कार जैसे कई आपराधिक अपराधों में दर्ज मामलों का विश्लेषण करने को कहा और अपराध के मुख्य कारण का पता लगाने पर चर्चा की गई। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि समीक्षा बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध पर विस्तार से चर्चा की गई। इस संबंध में हर जिले की रिपोर्ट ली गई और जरूरी निर्देश भी दिए गए। सरकार इस मामले में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सभी चीजें आप लोग को आधिकारिक रूप से बता दिया जाएगा, लेकिन आज कुल मिला जुला करके पूरे राज्य की विधि व्यवस्था, क्राइम को लेकर हम लोगों ने लंबी चर्चा की है और सभी जिलों की रिपोर्ट ली गई है। राज्य में किसी भी तरीके का कोई उन्माद और विधि व्यवस्था बिल्कुल मजबूती से बना रहे, कोई भी तरीके का गलत काम बिल्कुल सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और राजस्थान सरकार महिलाओं के लिए मुफ्त स्मार्टफोन देने की योजना में अब बदलाव किए जाने पर विचार कर रही है। स्मार्टफोन खरीद कर देने के बजाय अब डीबीटी डायरेक्टर यानी बेनिफिट ट्रांसफर यानी बैंक खातों में सीधे राशि जमा कराने की तैयारी की जा रही है। हालांकि गहलोत सरकार सभी महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन देना चाहती थी, लेकिन 1,35,00,000 महिलाओं के लिए इतनी बड़ी संख्या में स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले बजट में यह भी घोषणा की थी, लेकिन 1.25 साल बीतने के बाद भी स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं पाने से डीबीटी की तैयारी चल रही है। सीकर में महंगाई राहत शिविर के अवलोकन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद से स्मार्टफोन में लगने वाली चिप का दुनिया भर में संकट आ गया है। इस कारण लंबे समय से चिप उपलब्ध नहीं हो पाने से स्मार्टफोन देने की योजना लंबित चल रही है। कंपनी से बात कर रहे हैं, आप काउंटर लगाओ, जैसे मतलब ये महंगे रात के लगे हैं। काउंटर में पब्लिक को चॉइस देंगे, आप जाओ, आप जाके वहाँ मोबाइल चॉइस करो अपने खुद का। मोबाइल स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट लो जिससे कि हम मैसेज दे सकें बाद में भी। और स्मार्टफोन का उद्देश्य यही है महिलाओं की सशक्तिकरण। अपने चॉइस का लो, अगर उनकी कैपेसिटी ज्यादा पैसे की है, हम मान लो फिक्स अमाउंट देंगे उनको, मान लो 5,000 रुपये हम देंगे, मान लो जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं कि कितना हम दे पाएंगे। तो अगर वो कहे मैं तो 10,000 लूंगा, तो तेरे अगर पैसे तुम ले लो उसको, और 4,000 की लूंगा मैं तो 1,000 रुपये उसको बच जाएंगे। ऐसा हम सोच कर रहे हैं, कोई ना कोई तरीका निकालें जिससे कि बाद में डिस्ट्रीब्यूट भी करें और लोगों को अच्छा भी नहीं लगे कि मुझे ही मिल गया, उसको ही मिल गया, पक्षपात हो गया। ये हमने चाहते हैं कि बिना मतलब का डिस्कशन बाद में शुरू हो। नंबर 1। उधर कर्नाटक में सिद्धारमैया ने सीएम बनने के बाद एक बड़ा ऐलान किया है। सिद्धारमैया ने बीजेपी की सरकार में लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर जुलाई में होने वाले विधानसभा सत्र में यह विधेयक रखा जाएगा। आपको बता दें कि धर्मांतरण विरोधी बिल का लालच धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण को रोकना था, जिसे दिसंबर 2021 में कर्नाटक विधानसभा में पास किया गया था। और अब इसी को लेकर शिवराज सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिहाद के पक्ष में खड़े हो गई है और यही कांग्रेस की मानसिकता है जो बताती है कि वो जिहादियों के साथ है। इसके अलावा यह पाठ्यक्रम से आरएसएस संस्थापक हेडगेवार के चैप्टर को पाठ्यक्रम को हटाने पर भी भड़कते दिखे। अभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई और आज 2 फैसले किए। आते ही उन्होंने आज धर्मांतरण रोकने वाला जो विधेयक था उसको वापस ले लिया, परम पूज्य हेडगेवार जी का पाठ चैप्टर से हटा दिया। जिस जिहाद के खिलाफ आप सब लोग हैं, लड़ाई लड़ते हैं, ये उस जिहाद के पक्ष में स्पष्ट खड़े हो गए। ये कांग्रेस की मानसिकता है। ये जो नफरत का सामान बेच रहे हैं देश के अंदर, देश को बांटने के लिए, ये आप सब देख लीजिए स्पष्ट रूप से।
कांग्रेस की मानसिकता बताती है कि वो जिहादियों के साथ है, वो धर्मांतरण के पक्ष में है, वो राष्ट्रवादियों से नफरत करती है कांग्रेस। ये स्पष्ट रूप से इस फैसले के ऊपर आ गया है और इसलिए मध्य प्रदेश के लोगों को आने वाले दिनों में यह सोचना चाहिए कि ये किस तरह की नफरत की राजनीति कांग्रेस ले जा रही है। कहना कुछ और, दिखाना कुछ और करना कुछ और। ये दो मुही नीति कांग्रेस की स्पष्ट हुई कर्नाटक से। और नीतीश सरकार से बेटे संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि उन्होंने काफी सोच विचार और परखने के बाद यह निर्णय लिया है। यह जनता की आवाज थी। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार को अपनी बातें कहीं, लेकिन उन्होंने हमारी मांगे नहीं मानी। मांझी ने कहा कि हमें अपनी बातों का जवाब देना पड़ रहा था। हमने ये फैसला जनता और अपने कार्यकर्ताओं की राय से लिया है। से ऊपर चढ़ गया था, यानी जो भी निर्णय हमारे थे उन सब निर्णय को विरोध करके या तो हाफ मेजॉरिटी इम्प्लीमेंट किया या तो नहीं किया। इसके लिए हमको जनता का जवाब देना पड़ रहा था और जनता हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं, चाहे नेशनल काउंसिल में बैठक किया हो या कोर कमेटी की बैठक किया था, सब में जनता ने हमको इजाजत दिया कि अब नीतीश कुमार के साथ आपको नहीं होना है। उधर बिहार के मोतिहारी के सुगौली नगर के उत्सव कुंज में भाजपा ने विधानसभा स्तरीय संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा अति पिछड़ा मोर्चा के जिला अध्यक्ष विकास शर्मा ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन लालू के गुंडाराज के चलते नीतीश कुमार सीएम बने, वे अभी भी यानी कि आज उन लोगों की गोद में बैठ गए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में नीतीश को भी एक सीट नहीं मिलेगी। तो साफ तौर पर भाजपा के संयुक्त मोर्चा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नीतीश सरकार और लालू प्रसाद पर जमकर हमला बोला गया। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। जिस तरह से मोदी सरकार के जो साल पूरे हुए उसको लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ऐसे में जमकर नीतीश सरकार और लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला। हमें जोड़ना, अगर हमारे सातों मोर्चा लक्ष्य निर्धारित कर ले कि हम सुगौली में 1000 अपने मोर्चा में जोड़ेंगे, कोई भी एक अनुमान पे सरकार बनने से नहीं रोक सकता। ये सब मोर्चा का जिम्मेदारी है। मुझको पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के काम पर 15 साल में आज का है, सब कामों पे सड़क पे काहे काम होते रहे। आज कौन सड़क पे चर्चों में 8 महीना में कितना रोड डिक्लेयर इंडिया बना, 3 साल में याद करें पहले कितना सड़क बना रहा है, आज कितना बना है। तो आज ऐसा आदमी बन गया जो पहले हमारा के टेंडर दे तभी ठेकेदारी हुई, ना तो काम ना हो। उधर बिहार के छपरा में सारण में एमवीआई ने सदर अस्पताल में छापेमारी की। इस दौरान अनाधिकृत रूप से खड़ी 4 निजी एम्बुलेंस को जब्त कर लिया गया। एमवीआई और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से अस्पताल कैंपस में हड़कंप मच गया। एमवीआई संतोष कुमार ने बताया कि निजी एम्बुलेंस चालकों के चलते मरीजों का शोषण किया जा रहा था, जिसकी सूचना लगातार मिल रही थी, जिसकी शिकायत के बाद जिला अधिकारी के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं जो ज़बरदस्ती आकर सरकारी परिसर में लगाकर और सरकारी एम्बुलेंस का परिचालन बाधित करने का इनके ऊपर आरोप है और SDO साहब के निर्देश प्राप्त है कि ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की। जब से भगवान बाजार थाना के साथ हम लोग यहाँ आए हैं तो यहाँ 4 एम्बुलेंस मिला है, सबको चालान कर दिया गया है और भगवान बाजार थाना भेजा जा रहा है। SDO साहब से आदेश प्राप्त हुआ, उसके बाद हम लोग जाकर कार्रवाई करेंगे। और बिहार सरकार के शराबबंदी पर सख्त रूप अख्तियार करने के बाद प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में चकिया पुलिस ने 50 लाख की शराब बरामद की है। आपको बता दें कि शराब की एक खेप हरियाणा से मोतिहारी लाई गई थी, जिसको ट्रक से उतारा जा रहा था, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक और बोलेरो को जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस के मुताबिक बरामद शराब की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। बिहार पुलिस
पटना के द्वारा दिए गए सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय मोतिहारी के निर्देशानुसार सूचना का सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के दौरान रात्रि करीब 2 बजे चकिया थाना की पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए चकिया थाना क्षेत्र के मानसी छपरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित आम के बगीचा भारी मात्रा में शराब एक ट्रक एवं बोलेरो के साथ बरामद किया गया। और चलिए इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हिस्ट्री शीटर मोहम्मद तारिक जमा गिरफ्तार किया गया है। 6 देसी बम के साथ मोहम्मद तारिक जमा को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें काफी समय से यह फरार चल रहा था। तारिक जमा अतर सुइया थाने का हिस्ट्री शीटर है। तारिक जमा अलग अलग थानों में 24 से ज्यादा इस पर मुकदमे दर्ज हैं। तो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। इस अपराधी पर, आरोपी पर 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। आपको बता दें काफी समय से यह फरार चल रहा था। इसके साथ ही अतर सुइया थाने का हिस्ट्री शीटर है तारिक जमा, जिसे आज गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि अलग अलग थानों में 24 से ज्यादा इस पर मुकदमे दर्ज हैं। प्रयागराज से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी का हंटर लगातार अपराधियों के विरुद्ध चल रहा है। ऐसे में एक के बाद एक हिस्ट्री शीटर को जो है उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। एक बार फिर एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूपी के बहराइच थाना कैसरगंज इलाके में मुख्य बाजार में बने एक एचडीएफसी बैंक में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। सुबह सुबह बैंक से निकल रही आग की लपटों और धुएं के गुबार को देख मौके पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में आस पड़ोस के लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए नल और मोटर से पानी डालना शुरू कर दिया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मामले की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने में कामयाबी हासिल की, लेकिन तब तक बैंक के अंदर लगी आग में सारा सामान जलकर खाक हो चुका था। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने का अनुमान जताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टीएनपी न्यूज।